क्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो इनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लगा होगा तो वो डायरेक्शन के लिए होगा, लेकिन क्वेश्चंस में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो नहीं लगाएंगे साइन, क्योंकि सारे सवालों में मैग्नीट्यूड ही मांगते हैं वो लोग। तो आप अगर साथ में वेक्टर का नेगेटिव लगा देंगे कि ये जी नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों वेक्टर्स हैं, इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे तो नंबर वो काट लेंगे। तो ये दोनों आपके वेक्टर हैं, इनके साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना, चाहे आपका चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बेशक हो, आप आंसर के साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे। मसलन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप आंसर के साथ नेगेटिव आपको आता हुआ नज़र आएगा, बट आप उसको मैग्नीट्यूड ही रखें, ठीक है। अब दो चीज़ें ये होगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इसके दो नाम हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ई। और आपको ये भी पता है कि ई का फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आपको ये पता है कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4πε0 Q/R, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जी 1/4πε0 Q/R। इसमें अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो मेरा पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा और मुझे लाजमी आंसर के साथ लिखना होगा, लाजमी। पोटेंशियल स्केलर है जी, पोटेंशियल स्केलर है, क्योंकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, यस। तो इनके साथ अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही लगेगा, यानी दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो एनर्जी पॉजिटिव में आएगी। अगर इनमें से एक भी चार्ज नेगेटिव हुआ तो एनर्जी फिर नेगेटिव में आएगी। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब इसमें अंडरस्टैंडिंग जो इशू है बच्चों को, सबसे बड़ा मसला कि आपको ये नहीं पता होता कि चार्ज कौन सा है, क्या कहानी। अब ज़रा देखिएगा इधर कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कहती हूँ कि ये एक बड़ा चार्ज है और ये पॉजिटिव है, और इससे कुछ फासले पर r डिस्टेंस के फासले पे दूसरा चार्ज है, तो आप अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे कर रहे हैं फाइंड आउट, और अगर ये पॉइंट चार्ज है तो याद रखें कि पॉइंट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, सॉरी, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव नहीं होता, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। पॉइंट चार्ज तो कोई भी हो सकता है। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं? जिसका चार्ज ऐसा है कि आप उसको कर सकते हैं एज्यूम कि उसकी सारी जो चार्ज की कंसंट्रेशन है वो सेंटर पे है, ठीक है। एक पॉइंट पे वो कंसंट्रेटेड कंसिडर अगर हो सके तो आप उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसा कि वो कहे कि एक स्फीयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या है कि इसकी फील्ड लाइंस ऐसी हैं कि मैं अगर उनको एक्सटेंड करूं तो वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई फील होंगी, तो मैं कहूँगी कि हाँ भाई ये पॉइंट चार्ज है, क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन से मिलती हैं। ये भी रेडियल हैं, वो भी रेडियल हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो एक सेंटर पे वो हमें जी हाँ जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो इस तरह से मेटल के ऊपर, अगर किसी मेटल स्फीयर के ऊपर चार्ज हो तो उसको आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे और उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। अब अगर ये इंसुलेटर होता, मतलब अगर ये कोई प्लास्टिक का स्फीयर होता, तो मैं अगर इसके ऊपर चार्ज रखती, एक इसके ऊपर चार्ज ला के स्टोर करवाती, तो फिर इसने यूनिफॉर्म नहीं होना था, क्योंकि इंसुलेटर्स पे चार्ज मूव नहीं कर सकता। मेटल पे अगर मैं चार्ज स्टोर करवाऊंगी तो वो खुद ब खुद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इंसुलेटर पे पेपर में आ सकता है सवाल, अगर इंसुलेटर पे आप किसी भी जहाँ पे मैं चार्ज करवा रही हूँ स्टोर, तो ये यहीं पर ही रहेगा, इसने हिलना जुलना कोई भी नहीं है। तो फिर एक्सप्लेनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर इज़ ज़ीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज़ ज़ीरो की ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई आपके जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स है किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फोर्स टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप ए पॉइंट पे ले लें, चाहे बी पे ले लें, चाहे सी पे, तो इन तमाम चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे या सी या बी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस, उसका सम ज़ीरो होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़ीरो है इनसाइड द मेटल स्फीयर, ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। शर्त ये है, ठीक है। तो ये है। मैम अगर फील्ड ज़ीरो ना हो तो फिर चार्ज मूव करेगा? हाँ जी, चार्ज अगर आप उसको अंदर रखेंगे ना, स्फीयर के अंदर किसी चार्ज को रखेंगे, फिर तो वो मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो है इनसाइड द स्फीयर, तो फिर जाहिर है कि चार्ज
क्या है कि चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि हम कह रहे थे कि इस बड़े चार्ज की वजह से एक इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है, फोर्स लगनी है तो वो इस तरफ होगी डायरेक्शन, क्योंकि ये भी 2025 के पेपर में आया हुआ था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएं। तो इसकी वजह से इस पे अगर मैं कहूँ कि ए पॉइंट पे फोर्स बताएं, तो ए पॉइंट पे फोर्स बताने का क्या मतलब है कि ए पॉइंट पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट पे। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ नहीं यार ये अकेला चार्ज पड़ा हुआ है और मैं कहती हूँ कि बी पॉइंट पे फोर्स बताएं, तो इसका ये मतलब होता है कि मुझे बी पे क्या करना पड़ेगा, बी पे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, जो कि जिसकी क्या रूल है कि बहुत छोटा होता है साइज़ में और पॉजिटिव होता है नेचर में। टेस्ट चार्ज की ये वो है डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, बी पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और डेफिनेटली वो इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स जो है ड्यू टू दिस चार्ज ऑन बी वो इस डायरेक्शन में यानी राइट साइड पे बनेगी। ये क्वेश्चन उधर आया हुआ था रिसेंट पेपर में। और अगर ये माइनस क्यू होगा और इसी तरह मैं कहती हूँ कि नहीं अब बी पॉइंट पे फोर्स बताओ, तो जाहिर सी बात है मैंने फिर से वही टेस्ट चार्ज रखना है। किसी भी अननोन पॉइंट पे फोर्स निकालने का तरीका या फील्ड निकालने का क्या तरीका है कि वहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है आपको, और टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो अब बताएं मुझे कि फोर्स जो है उसके ऊपर इस तरह होगी क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ आ गई? अगर तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन तो उसने अभी आपसे पूछवा ली, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मसला मेरे लिए ये होगा कि मुझे टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा, जैसा कि अभी आप पूछ रही थी कि टेस्ट चार्ज का मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो वो पूछेगा भी नहीं। कोई ऐसी चीज़ आपसे नहीं पूछेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने दी ही नहीं है आपको। या तो फिर वो बताएगा कि छोटा क्यू जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछेगा। और वो अगर पूछेगा ना यानी ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, जैसे मैंने ये एग्जांपल्स दी, या एक्स पॉइंट पे, तो अब वो पूछ सकता है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। तो वो तो बहुत आसान है क्योंकि उसमें तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आता ही नहीं है उसमें। तो यानी अब ये वाली ग्रेविटेशनल वाले में भी सवाल था और आप लोगों ने गलत किया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि एक प्लैनेट एम है और आपने फलाने पॉइंट पे बी पॉइंट पे उन्होंने एक और छोटा मैस रखा हुआ था, पता नहीं 236, हाँ जी 2.36 किलोग्राम उसका मैस था, और इस वाले का 1.99 इंटू 10 पर पता नहीं 30 kg उसका मैस था, ठीक है, सन था कोई। और आपने बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो G/m/r² का फार्मूला लगना था और आप लोगों ने मैस किसका लगा दिया, इसका। भाई बी पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो बड़े मैस की वजह से होएगी ना। 22 नैनो कूलम का एक चार्ज है पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो कह रहे हैं यहाँ पे 22 नैनो कूलम का चार्ज है। एक्स पॉइंट पे वो कहता है कि आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं और उसका मैग्नीट्यूड बताएं। अब मैं एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो बाद में बताऊंगी, पहले मैं डायरेक्शन सोचूंगी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक टेस्ट चार्ज रखना है, तो डायरेक्शन ये आ गई। अब मैग्नीट्यूड के लिए मुझे तो कोई परेशानी नहीं है कि 1/4πε0 उसमें जिस चार्ज की वजह से फील्ड बन रहा होगा उसी की वैल्यू आनी है, और डिस्टेंस जो है वो यहाँ से x से इस चार्ज का आ जाएगा, बस ख़त्म कहानी। हाँ, फोर्स निकालना एक इशू होना था क्योंकि फोर्स में फिर टेस्ट चार्ज की वैल्यू मुझे नहीं पता थी। ये जी क्लियर हो गया अब आपको। अब आ जाते हैं पोटेंशियल में। वही स्टोरी पोटेंशियल में चलती है कि मैं पोटेंशियल, जैसे कि मेरे पास वही 22 नैनो कूलम का चार्ज है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो कहते हैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, कोई मसला ही नहीं है। पोटेंशियल एट ए विल बी 1/4πε0 एंड चार्ज जो जिसकी वजह से पोटेंशियल है उसी का चार्ज आएगा यहाँ पे -9 कूलम, और डिस्टेंस जो है वो ज़रूर उसने बताया हुआ होगा कि इतने सेंटीमीटर है या जो, वो आप डिस्टेंस नीचे डाल देंगे। इस सिंगल चार्ज की बात हो रही थी। अब आ जाते हैं कि दो चार्जेस की वजह से, मसलन मैं कहती हूँ कि एक +2 कूलम का चार्ज इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक +2 कूलम का चार्ज इधर पड़ा हुआ है। ये दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान फासला लेट से कि 5 सेंटीमीटर का है, और वो कहते हैं कि आप, अच्छा अब वो कहते हैं कि पॉइंट ए पे, अगर वो कहते हैं कि पॉइंट ए पे आपने निकालनी है जनाब, क्या लगता है कि आपने चार्ज y के ऊपर चार्ज x की वजह से इलेक्ट्रिक फ़ोर्स निकालें। अब आपने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स निकालनी है
ऑन चार्ज y ड्यू टू चार्ज x। तो अब आप बताएं कि क्या करेंगे। उसमें तो दोनों चार्जेस नहीं, दोनों चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। चार्ज y पे जो फोर्स लगेगी चार्ज x की वजह से, तो वो आ जाएगा 1/4πε0, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सही है, और डिस्टेंस उनके दरमियान आ जाएगा। अब मुझे बताएं कि अगर वो कहे कि नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन x ड्यू टू y, तो फिर भी सेम होगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर चार्ज ना भी होते, एक 4 कूलम होता और एक 2 कूलम होता, तब भी ये फोर्स सेम ही आनी थी, ठीक है ना, क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट है, इस वजह से ये फोर्स सेम ही आनी थी। समझ आ रही है? और ये बात क्लियर होगी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि आप इनके दरमियान एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें यूँ है कि अगर तो ये बात आपको बता दूं कि अगर तो ये 2 कूलम के ही चार्ज हैं दोनों, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि सेंटर में पॉइंट ए पे आप क्या निकालें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालें इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ए इधर नहीं इधर है, तो फिर आप कैसे करें? दोनों की वजह से निकाल के जी, आपको अलग अलग पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी वजह से निकालनी पड़ेगी, और आपको यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा। और मज़े की बात है कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में तो एक ही चार्ज होता है, ठीक है। तो आप ये ई एक्स और ई वाई दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, और अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, इसलिए आपने इनकी डायरेक्शन को देख के इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ध्यान से। लेकिन यही अगर इन्होंने कहा होता कि आप निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, मुझे टेंशन नहीं थी कि क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, उसकी तो डायरेक्शन ही नहीं होती। तो मैंने ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स की वजह से और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाई की वजह से पहले निकालना था, अलग अलग फार्मूला लगा के, ठीक है। और वो दोनों पॉजिटिव निकलने थे, और ए पॉइंट पे वो दोनों ने ऐड हो जाना था, क्योंकि ये स्केलर हैं, इनकी डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आपने सीधा ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो वी एक्स प्लस वी वाई हो जाना था। सेम केस फॉर एनर्जी। जी, सेम फॉर एनर्जी। लेकिन फिर एनर्जी में ये इशू आना था कि जब मैंने एक्स की वजह से ए पॉइंट पे एनर्जी निकालनी थी, तो उसमें फिर मुझे इस चार्ज की भी ज़रूरत होनी थी, ठीक है। अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं देगा तो वो पूछेगा ही नहीं, फिर वो पोटेंशियल ही पूछेगा, जिसमें टेस्ट चार्ज की ज़रूरत ही नहीं होती। या वो ये भी कर सकते हैं कि टेस्ट की जगह बाकायदा आपको कोई चार्ज की वैल्यू दे दे, कहे मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, आप इस पॉइंट पे आप निकालें, एनर्जी निकालें या फोर्स निकालें, तो फिर आप दूसरा चार्ज ये वाला यूज़ करें। इसके साइन वी एक्स और वी वाई के साइन किस पे डिपेंडेंट होंगे? आपके चार्ज के साइन पे डिपेंडेंट होंगे, समझ। माइनस, अगर माइनस चार्ज होता तो ज़ाहिर है नेगेटिव पोटेंशियल आना था, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन फोर्स के चार्जेस के उसके पे नहीं रहना, साइन पे नहीं रहना, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस के साइन पे नहीं रहना, क्योंकि उसकी जो वो वेक्टर्स हैं तो वो उनकी रिपल्शन और अट्रैक्शन का ध्यान रखना है किसी भी पॉइंट पे आपने निकालनी हो। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब एक और मसला आता है कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पीछे देखे फार्मूलाज लिखवाए थे, ये फार्मूला बताए थे फोर्स का, फील्ड का, पोटेंशियल का और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपस का रिलेशन ये है। अब एक और बात, मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन बताने लगी हूँ। ये वाला ये जो रिलेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है जो सर्कुलर, वो रेडियल फील्ड्स होती हैं, पॉइंट चार्ज की फील्ड्स होती हैं, ठीक है। और ये फार्मूला E = -v/d ये यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म फील्ड जो कि आपको पता है पैरेलल प्लेट्स की वजह से होती है यूनिफॉर्म फील्ड। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है बिल्कुल। नेगेटिव साइन का क्या रीज़न बताई थी, मैं पहले हमेशा बताती हूँ कि नेगेटिव साइन शो करता है कि इफ़ द चार्ज मूव्स in the direction of field lines then potential will decrease। अगर चार्ज फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स ये माइनस साइन के साथ आ जाती है 1/4πε0 Q/r ये आ जाती है,
तो नेगेटिव साइन आप याद रखिए अट्रैक्शन को शो करती है। तो ज़रूर एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसलिए ज़ाहिर है नेगेटिव साइन आ गया। अब आप कहेंगे कि इनके दरमियान अट्रैक्शन है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में नेगेटिव साइन आता है ना, सारों में आता है, फोर्स में भी आता है, फील्ड में भी आता है, पोटेंशियल में भी आता है, वो उसमें भी आता है, एनर्जी में भी आता है। लेकिन वेक्टर्स का नेगेटिव साइन ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वेक्टर्स के लिए यानी नेगेटिव साइन है उसका क्राइटेरिया और है, बल्कि इसमें क्या था G(m)(m)/r²। इसका आप कहते हैं कि जी फोर्स अट्रैक्टिव है और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए ये डायरेक्शन को शो करने के लिए। लेकिन यही अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नेगेटिव साइन होगा तो फिर आप ऐसे नहीं बताएंगे। आप कहेंगे कि जी मैथ से इन्फिनिटी पे जो है 5 0 है, और अगर आप उस मैथ्स को अंदर आने दें तो जो वर्क है वो गॉट आउट होगा, क्योंकि वो मैथ्स खुद वर्क डन करेगा, ठीक है, खुद ब खुद अंदर आएगा, आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि उससे वर्क गॉट आउट हो गया, यानी उसने एनर्जी लूज़ की, तो फाई जो है वो 0 से लेस होगा तो वो नेगेटिव नंबर आएगा। ये रीज़न है। और इसके नेगेटिव साइन की रीज़न अभी आपको मैंने बता दी। आपको याद है एक वो और नेगेटिव साइन होता था, वो A = -λN में, वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर नेगेटिव साइन। ये क्या शो करता है जी, कोई बता सकता है? इसकी भी ख़ास रीज़न होती है। चंद एक ही नेगेटिव साइन है, कोई टोटल मिला के 6 से 7 होंगे, सबको याद रख लें। इसमें ये रीज़न है कि नंबर ऑफ़ एटम्स कुछ याद नहीं है ना, नंबर ऑफ़ एटम्स और एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर नंबर ऑफ़ एटम्स डिक्रीज़ करते हैं तो एक्टिविटी भी डिक्रीज़ करती है। ये रीज़न है इसके नेगेटिव साइन की। आ जाए एक्टिविटी और एन के दरमियान। अब आप क्या ये नेगेटिव साइन को देख के ऐसा ग्राफ बनाएंगे? ऐसे ग्राफ नहीं होता इसका। क्यों? क्योंकि ये बेटा ये इन्वर्स रिलेशन के लिए नहीं नेगेटिव साइन शो हुआ ये तो ये बता रहा है कि नंबर। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि अगर इनिशियली 100 एटम है तो एक्टिविटी आपकी लेट से 15 है। बैकरल में होती है ना एक्टिविटी BQ, बड़ा B और छोटा Q। जैसे अभी वेबर में आप लोग छोटा W और B लिखेंगे तो 0 नंबर मिलेगा यूनिट का। कैपिटल W एंड B, दिस इज़ वेबर, जो कि किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो इसकी ये कि 100 पे अगर आपकी एक्टिविटी 15 है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एटम्स डिक्रीज़ करते जाएंगे एक्टिविटी भी कम होती जाएगी, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ग्राफ की शक्ल डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली ही होती है, लेकिन नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए होता है कि यार नंबर ऑफ़ एटम्स अगर डिक्रीज़ करें तो एक्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। तो ये बारीक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात हो रही थी इसकी, वापस आ जाते हैं अपने उस पे मामले पे कि हम कह रहे थे कि E जो है वो -ΔV/ΔR है। तो बेटा पोटेंशियल और R का ग्राफ, यानी पोटेंशियल और डिस्टेंस का अगर ग्राफ हुआ तो उसका ग्रेडियंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल गई तो आप उससे इलेक्ट्रिक फोर्स भी मालूम कर सकते हैं, यानी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ यूँ है, तो ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है ना, यानी VR ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है E डिक्रीज़ कर रही है। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और आपको पता है कि फार्मूला F net = ma होता है। और अगर किसी चार्ज के ऊपर सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही हो, सिर्फ एक यही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, तो मैं कहूँगी कि एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर चार्ज का मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ करेगी। और इन केस अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, मतलब ग्राफ आपका बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ये, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा। मैं कहती हूँ कि यार मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली वो सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसको इसके सरफेस पे रखा, ठीक है, इसकी सरफेस पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा। तो ये बड़े वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसने तो जाना है, ऐसे ही जाना है ना। Yes. अब मुझे इसका पोटेंशियल का ग्राफ जो है, पोटेंशियल का ग्राफ डिस्टेंस के साथ ऐसे, मतलब ये मेरा ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, R 2R एंड 3R, ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ आ जाएगा। अब आपको पता है कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है,
इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ इसकी क्या वजह होती है। हाँ जी, इनसाइड और सरफेस पे सेम होता है, सरफेस पे भी वही है जो इनसाइड है यहाँ तक, और जैसे ही आप सरफेस से अवे जाएंगे तो पोटेंशियल इनवर्स रिलेशन के साथ वेरी करेगा, यानी कि सरफेस पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ कितना ज़्यादा स्टीप है। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम लग रही है, लेकिन वो उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया है, तो उसके यानी इस पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी क्या थी बेटा, स्टार्ट जहाँ से उसने लिया उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी। ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट लिया, बट मैक्सिमम फोर्स लगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुई। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स घटती जाएगी। वाई? क्योंकि ग्राफ का ग्रेडियंट कम होता चला जा रहा है। और आपको बताया, अभी अभी मैंने बताया कि आपका जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देता है, और फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फोर्स देती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और आपकी एक्सेलरेशन 3r पे फॉर एग्जांपल ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पे एक बात है, वो कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें। क्या करेंगे बेटा, आप देख सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और बाद में एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ऐसे बनेगी ना। इसका मतलब ये है कि 3r पे उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी बुलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब हैं आपके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिलेबस AS और A2 का मतलब वो आपको आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल और इजी बात है। तो आपने ऐसे मोशन एक्सप्लेन करनी है कि इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है और वेलोसिटी फलाने पॉइंट पे पहुंच के मैक्सिमम हो जानी है। ठीक है, वेलोसिटी ने इंक्रीज़ करना है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा, यानी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और फिर वो ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी में चेंज जिस वक्त वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ठीक है जी।